पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और कौमी मईशत को नई जहत देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक जामे और तवील मुद्दती इस्लाहाती हिकमत अमली पर कारबंद होने का पुख्ता अज़्म किया है। इसी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए दिसंबर 2024 में वज़ीर आज़म की मैरीटाइम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के तहत एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कायम की गई। इस कमेटी में बहरी लॉजिस्टिक्स के शोबाजात, नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और दीगर अहम कौमी इदारों के माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया ताकि इस्लाहात का मरबूत, शफाफ और मौसर नफाज यकीनी बनाया जा सके। ये टास्क फोर्स दरअसल इन देरीना नकाइस और रुकावटों को खत्म करने के लिए कायम की गई थी जिनका काफी अरसे से बहरी शोबे को सामना था। कार्गो की सुस्त तरसील, रवायती और दफ्तरी कागजी कार्रवाइयाँ, नॉन रेवेन्यू लीकेजेस, डिजिटलाइजेशन, बंदरगाहों का ज़ुबूं हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और बहरी सनत की खराब हालत और बिलखुसूस एक जामे ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का फुकदान, ये वो तमाम चैलेंजेस थे जिनका खात्मा बुनियादी हदफ बना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सरपरस्ती में तमाम मुतल्लिका इदारों और उनके माहिरीन ने अनथक मेहनत का मुजाहरा करते हुए महज 1.5 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में गैर मामूली और बिलाशुबा तारीखी नताइज हासिल करके दिखाए। ये इस्लाहात महज रवायती इंतजामी बेहतरी तक महदूद नहीं बल्कि तवक्को है कि ये इकदाम पाकिस्तान की बंदरगाहों की आलमी मुसाबकत में बेपनाह इजाफा करेगा, लॉजिस्टिक्स के अखराजात में नुमाया कमी लाएगा, गैर मुल्की सरमायाकारी, मुल्की बरामदात और ट्रांजिट ट्रेड को वुसअत देगा, रोजगार के बेशुमार नए मौके पैदा करेगा और बिल आखिर पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी को मुल्की तरक्की में एक अहम सुतून में तब्दील करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ऑनेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक जहाज़ के ऊपर खड़ी हुई हूँ। तो अगर हम बात करते हैं मुल्की मईशत की, तरक्की की, कामयाबी की, फलाह बहबूद की, तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है कराची का। कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है। कहा यह जाता है कि जीडीपी का 20 to 25% और जो इकोनॉमी है उसका 45% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो वो शहर कराची आज पोर्ट्स के एतबार से कितना फ़ाल है, यहाँ पर कितने जहाज़ हैं जो आते हैं और यहाँ से कितने जहाज़ जा रहे हैं, ट्रांजिट कितनों को प्रोवाइड कर रहा है, और माजी में जो यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा था, अब मुस्तकबिल में हम क्या देखते हैं कि कराची पोर्ट क्या ट्रांसशिपमेंट का हब बनने जा रहा है और क्या ये दुनिया को एक नया गेटवे फराहम करेगा मुस्तकबिल में। अभी आप जो सूरत हाल देखते हैं अमेरिका और ईरान की, तो वो जब जहन में आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है और रास्ते जहाज़ों को मिल नहीं रहे हैं, तो जो दीगर बड़े ममालिक हैं वो देखते हैं कि वो कौन से मुल्क हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं इस काम के लिए कि वो यहाँ से अपने जहाज़ों को भेजें, अपने कंटेनर्स को भेजें ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो चंद एक नाम सामने आते हैं, उनमें से एक कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले ये रैंकिंग में 99th नंबर पर था और अब इसकी बेटरमेंट या इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं कि आज ये 69th नंबर पर मौजूद है और अपने काम की बुनियाद पर ये पोर्ट टॉप 5 पोर्ट्स में शुमार किया जाता है। खैर, सारा ब्रीफ अगर मैंने दे दिया तो फिर मैं प्रोग्राम में मज़ीद जो मेरे मेहमान होंगे जिनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, जानने की कोशिश करूंगी किस तरह से केपीटी काम कर रहा है और कराची मैरीटाइम ऑपरेट कर रहा है, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो चलें फिर चलते हैं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर ट्रैफिक आज़म मेमन साहब मौजूद हैं और बिला ताख़ीर उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कराची पोर्ट पर किस तरह से कार्गोज़ को, ट्रैफिक को, शिप्स को, उनकी ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारा जो बेसिकली यहाँ पर काम है टू कार्गो हैंडलिंग, इसके लिए पूरा भरा एक मैकेनिज्म है, हमारा डीसी डिपार्टमेंट है। व्हेन एवर एनी वेसल जो डिस्चार्ज कार्गो करने आएगा या लोडिंग करने आएगा तो हमारी डीसी डिपार्टमेंट में लोकल शिपिंग एजेंट जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जहाज़ आएगा उसमें इतना इतना टनेज है, तो उसकी कार्गो की मुताबिक हम उसकी बर्थिंग करते हैं, फिर उसकी कार्गो की हैंडलिंग करते हैं। जो जो हमारे एज़ पर मैनुअल और एज़ पर एसआरओ जो चीज़ें हैं वो हम उसको स्टैक करते हैं और एज़ पर एसआरओ हम उसकी रिकवरी करते हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी शिप्स हैं जो हमारे पोर्ट पर आती हैं और क्या उसका नंबर है, क्योंकि बताया ये गया था हमें वर्कशॉप या जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि बहुत ज़्यादा नंबर है, तकरीबन 40 के करीब बर्थ्स हैं। तो इस ह्यूज नंबर के ऊपर हम इन शिप्स को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं?
एक्चुअली ये 40 जो बर्थ्स हैं वो मुख्तलिफ कम्युनिटी वाइज आती हैं, क्योंकि अगर लिक्विड है तो वो ओपी पे आती हैं, OP 1, 2, 3 पे आते हैं। और उसके अलावा अगर ड्राई बर्थ के हैं जो बल्क की कार्गो, तो वो फिर अब 10 से 17 पे जाती हैं ईस्ट वाफ पे, और वेस्ट वाफ में आपका 18 से 25। ये मुख्तलिफ नोयत के नेचर ऑफ वेसल्स होते हैं, उस तरह लगते हैं। अगर कंटेनर वेसल हैं तो हमारे पास 3 कंटेनर टर्मिनल हैं, SAPTL, KGTL और KICT। तो इनकी जो कार्गो की वेसल्स की जो कार्गो डिस्चार्ज करेगा, उसके कमोडिटी के मुताबिक हम उनको बर्थें एलोकेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लॉन्ग हमारी कोई भी ऐसी क्यू नहीं है, हमारी आउटपुट बड़ी अच्छी जा रही है। और उसमें यह है कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, जिस तरह से जो वीबॉक के बाद, कस्टम के बाद, हमारे अपने सिस्टम के बाद यहाँ पर क्विक डिस्पैच हो जाता है और कार्गो इतना डिले नहीं करता। सर आप सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं? I am looking after the security arrangement of Karachi Port, the ISPS compliance and access control. So during the last financial year, KPT has handled over 2100 vessels, and that is the record highest ever made in the history of KPT. Secondly, KPT has also handled over 55 million tons of cargo. That is the another record, handling record, which is also made during last 138 years, the highest ever record. सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद अगर आज हम ये कहें कि पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि वो अपने पोर्ट्स को एम्पावर होते देख सके, मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल। ऑल्दो कि गल्फ़ का जो क्राइसिस था उसने पूरी दुनिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया था, बट KPT, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी बना लिया। और उसके तनाजुर में हमने ट्रांसशिपमेंट, आप देखें जो हम साल में हैंडल करते थे ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम, वो हमने इवन इन अ मंथ हैंडल किया और हमने उसके अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसमें मैं अगर एक चीज़ ऐड कर दूं कि हॉर्मोज की वजह से हमारी तो और कैपेसिटी कम हुई है रादर देन हम इंक्रीज़ करते। तो जो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का जो हमारा सिस्टम है वो तो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता था, लेकिन उनके जहाज़ों की वो जो सिचुएशन की वजह से वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम हमने 100% उनको जो भी फैसिलिटी थी तो प्रोवाइड की, एक चीज़। दूसरा, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो हमने सर बता रहे थे कि हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा, उससे ज़्यादा कार्गो हैंडल करते हैं। अच्छा, तरक्की को जो एनालाइज करने का मयार है वो मैंने देखा कि हम फिस्कल ईयर की बुनियाद पर करते हैं। तो मई में लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की भी जंग हुई, और अभी की अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरान के हालात भी कशीदा हैं। फिस्कल ईयर जो अभी रहा उसमें हमने क्या देखा कि हमने किस तरह इस नंबर को मीट अप करने की कोशिश की, और हम लास्ट ईयर से इस ईयर तक अगर कंपैरिजन करें तो आज हमने कितना उसके ऊपर मईशत पहुँचाया है? जी बिल्कुल। जो KPT की एक्सपेक्टेड जो हमने अपनी प्लानिंग की थी, दैट वाज टू हैंडल अराउंड 2300 शिप्स। बिकॉज ऑफ दैट इशू वी वर अनेबल टू मीट दैट आवर ओन सेट लाइन। हाउएवर इवन देन वी हैव ब्रेक द ओल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, सेकेंडली अब ट्रांसशिपमेंट के अंदर जैसे आपको चेयरमैन साहब ने भी ब्रीफ किया था कि KPT ने बहुत फास्टली FPR के साथ और गवर्नमेंट की अदर मशीनरीज के साथ मिलकर नए SROs, जिसके अंदर ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस थे, कुछ कमोडिटीज़ या जो फुल कंटेनर भी हैंडल हो सकता था उसको बिग हैंडल नहीं कर सकते थे, वो चीज़ जो है एड्रेस कर ली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई इवन के डेकेड से जो है पेंडिंग थी, उनको जो है बहुत इमीडिएटली बेसिस के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी और उसको लीड करे थे फेडरल मिनिस्टर मैरीटाइम, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग FPR इंक्लूड थे। उन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया, और ये जो आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ उस कमेटी की गाइडलाइंस प्लस जो इस वक्त मैरीटाइम की मैनेजमेंट है, पोर्ट्स की और मिनिस्ट्री की, इसके तहत। सर आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हम 24/7 है। इवन कोविड के दौर में भी हम हमारा वो काम जारी सारी था। और जो आप इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन की बात कर रही हैं, उस वक्त भी हम 24/7 थे। एक र्यूमर्स थे कि कुछ पाकिस्तान पे अटैक हुए थे, लेकिन पोर्ट स्टिल उसी वक्त भी वर्किंग कर रहा था, जहाज़ों की सेलिंग हो रही थी, डिस्चार्जिंग हो रही थी, और वो जो है कार्गो डिस्चार्ज भी हो रहा था। सर थ्रेट आज भी एग्जिस्ट करता है, और कहा यह जाता है कि अब की बार भारत हमारे पोर्ट्स को हमें समंदर की जानिब से अटैक करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात को आप देखते हैं, तो हम कितने तैयार हैं? Alhamdulillah, we are fully prepared, or even during the recent conflict with our adversary, उस दौरान भी हम fully prepared थे। इस शिप के कैप्टन हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो शिप है जिसको ड्रेजर कहा जाता है,
इसका मकसद क्या है? मुझे जहाँ तक पता है वो यही है कि पानी की गहराई को मेंटेन करना, बट वो हो कैसे रहा है ये बताइए। हाँ, ये ड्रेजर इट्सेल्फ इसकी काफ़ी सारी किस्में हैं, जिसमें से एक किस्म ये है। और ये चैनल जो हमारी है जहाँ पर जहाज़ इंटरनेशनल आते हैं, उसको डेप्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें ऐसे क्राफ्ट चाहिए हैं जो टाइम टू टाइम, क्योंकि एक प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसीजर है, जैसे हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, उसके साथ रेत अंदर चली आती है। हार्बर के अंदर जब हाई टाइड होती है वो पूरी रेत बाहर नहीं जाती जब लो टाइड होती है, और ऐसी जब मानसून होता है तो उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जस्ट कीप दैट मेंटेन। हमें इसके साथ आप देखेंगे तो जहाज़ के ऊपर 2 बाजू हैं इसके, जिनको ड्रेज आर्म्स कहते हैं, जो ट्रेल करती हैं। जहाज आगे चलता है तो फिन्स जैसे होते हैं, जैसे आप फिन समझ लें, दैट गोज डाउन टू द डेप्थ एंड इट ट्रेल्स डाउन बिहाइंड द शिप। जहाज के साथ ये 21 मीटर तक ये जहाज जा सकता है। एक्सकेवेशन करती है, एक्सकेवेशन नहीं, नीचे से बॉटम एक्सकेवेट करता है। हमारे साथ जेट लाइन लगी है जो कमोशन पैदा करती है, जमीन हिला के रख देते हैं, सारी रेत हिलाती है, और जब वो रेत सारी कमोशन पैदा होती है तो उसको सक करता है साथ में। एंड व्हेन वी सक इट देयर इज अ बिग हॉपर, यू कैन सी हमारे पास अपना सेल्फ कंटेंट स्पेस है, वो सारा इसके अंदर गिराता है, और वो जब भर जाता है हम उसको ओवरफ्लो करते रहते हैं, क्योंकि वो चूर्ण होके इट्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। व्हेन इट सेटल्स डाउन एट सर्टेन लेवल, हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं विच टेल्स अस कि अभी कितना सॉलिड मटेरियल हो गया है। कौन से ये मैम ये हैं, ये सारे मीटर्स हैं, जैसे ये सक्शन दिखाएगा, हमें दिखाएगा कि हमारी जो ड्रेज आर्म है इसकी सक्शन कितनी है, ठीक है ना। ये पंप से हमारे सारे, हमें उससे पता चलेगा हमारे पास अभी सॉलिड मटेरियल कितना आ गया। दीज आर ऑल टेक्निकल, तो बहरहाल जस्ट टू लेट यू नो कि दीज आर ऑल गेजेस विच टेल्स अस डिफरेंट पैरामीटर्स बाय विच वी डू सर्टेन कि इतना अभी हमारा 60-70-80% सॉलिड मटेरियल आ गया है। आफ्टर 3 hours ऑफ ड्रेजिंग, व्हेन वी आर रोमिंग अराउंड ओवर एंड ओवर एट द सेम ग्राउंड, वी कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग द मटेरियल। पानी ऊपर आ जाता है, मटेरियल सेटल हो जाता है, एंड देन वी लीव फॉर द आउटर हार्बर, जो एक हमें डेजिग्नेटेड स्पेस है जहाँ पर हम ये फेंक कराते हैं। तो हमारे पोर्ट्स इस वक्त क्लियर हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं बड़े बड़े शिप्स को कि वो यहाँ पर आएं और यहाँ से। बिल्कुल, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे ही कहीं पे हमें कोई ऐसा क्वेश्चन रेज होता है बाय एनी शिप और एनी एजेंट कि हमारे पास डेप्थ कहीं पे क्वेश्चन मार्क पे आ रही है, तो वी जंप टू दैट एंड वी कितने ड्रेजर्स हैं हमारे पास? हमारे पास इस वक्त एज ऑफ नाउ 4 ड्रेजर्स हैं। ठीक है जी, और जिसमें सबसे ऑपरेशनल है। जी, सबसे बड़ा ड्रेजर ये है हमारे पास, सबसे बड़ा ड्रेजर ये है TSH Diabul है इसका नाम, विच इज कॉल्ड ट्रेलर सेक्शन हॉपर ड्रेजर। ठीक है, और इसी काइंड का एक और इससे पीछे है जो भी ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू स्क्रैप होने जा रहा है, जो बिकॉज इट इज आउट ऑफ सर्विस। उसके अलावा 2 डिफरेंट काइंड के हैं, वो स्टेशनरी ड्रेजेस हैं, वो अलॉन्ग साइड द बर्थ ड्रेज करते हैं, अलॉन्ग साइड, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो जो बर्थ के अलॉन्ग साइड भी हमें सर्टन को कि जहाज आके जब अलॉन्ग साइड होता है उसका इतना ड्राफ्ट होता है कि उसको वहाँ पर आके सेफली मूव होना है। जैसे भी सब जहाज मूव हुए हैं ना इनको, तो हमें वो डेप्थ मेंटेन को वहाँ पर भी हमारे पास सिल्टेशन बढ़ती रहती है। सर एक बार एक खबर नजर से गुजरी थी जिसमें एक जहाज एक जगह पर फंस गया था और काफी देर तक, और वो हमारा ही पोर्ट था। वो पोर्ट नहीं थी, दैट वाज आउटस्कर्ट्स ऑफ द पोर्ट। वो जहाज, उसका इंजन, किसका जहाज था? वो जहाज एंकर हुआ था, उसका एंकर टूटा और वो वेदर रफ हुआ और उसका इंजन नहीं चल पाया, तो वो ड्रिफ्ट होके हमारे ओशंस में बीच के करीब आ गया। दैट वाज नॉट इन द पोर्ट। पोर्ट में जहाज ऐसे फंसता नहीं है उस तरह से, सिंपल बॉटम को भी टच हो सकता है, विच इज़ अ वेरी अनलाइकली केस। जो आप कह रहे हैं ना, वो रफ वेदर में जहाज का एंकर टेक अवे हो जाता है, वो टूट गया, तो देन इट विल ड्रिफ्ट अवे टू द शोर साइड, और वहाँ को फंस गया, वो बाद में फिर केपीटी नहीं निकाला। सर ये ड्रेजिंग करते हुए क्या मसाइल दरपेश होते हैं? ड्रेजिंग करते हुए मसाइल तो नहीं, हमें जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि इसमें यू हैव टू बी अटेंटिव 24/7, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग, हर वक्त ट्रैफिक, क्योंकि ये जहाज़ की 2-3 कंडीशंस होती हैं जिनमें ऑपरेट करता है। एक होता है आपका स्टैंड बाय सिचुएशन, जिसमें इंजन्स आर स्टैंड बाय, ऑफिसर्स आर स्टैंड बाय, क्रू स्टैंड बाय, और ये जहाज़ 24/7 स्टैंड बाय मोड में ही ऑपरेट होता है। वैसे आम जहाज़ जो होता है वो हार्बर एरिया में स्टैंड बाय होता है, व्हेन इट गोज टू द ओपन ओशन तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आप वॉच में डाल दें, ऑटो पे भी डाल दें तो वो कोर्स पे फॉलो करता रहेगा। लेकिन दिस वन, बिकॉज इट वर्क्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अदर क्राफ्ट्स, तो वी कैन नॉट लेट इट बी लाइक दैट। So our ports are open now for all. Yeah, our ports are open. All berths are working. All the ships are going in and out. So That's well. yeah. और अभी इसी गुफ्तगू के साथ हम एक ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हचिसन पोर्ट पर मौजूद हूं और इनके पूरी दुनिया में, यानी कि अगर मैं 24 ममालिक की बात करूं तो वहां पर 50 से ज़ायद पोर्ट्स हैं, जिनमें से कि 2 पाकिस्तान पर हैं। इस पोर्ट को कहा यह जाता है कि इट इज़ द ओनली डीप वाटर कंटेनर पोर्ट इन पाकिस्तान, और यहाँ पर इन ऑपरेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। मैं आपको इनका तमाम मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट दिखाऊंगी और वहाँ से ब्रीफ हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम है और यहाँ से हमारा जो भी पूरे टर्मिनल का जो ऑपरेशन होता है वो यहीं से कंट्रोल किया जाता है। और इसमें जो भी ट्रक्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सपोर्ट लेकर जो आ रहे हैं या जो डिस्चार्जिंग हो रही है, जो इंपोर्ट उतर रहा है जहाज़ों से, जैसे आप ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे हुंडई का हमारे पास अभी जहाज़ लगा है। तो अब इसके ऊपर हम ट्रेन की डिप्लॉयमेंट्स होती है, वो भी यहीं से डिसाइड होती है कि कितनी ट्रेन लगानी है, उसको जहाज़ को कितने अर्चे में कंप्लीट करना है। उसमें से जो कंटेनर उतरेंगे उसकी स्टैकिंग हमारे पास होती है, जो GPS के थ्रू होती है। एवरी कंटेनर लोकेशन जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड होती है और उसके मुताबिक उसके आगे उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारा जो सिस्टम है वो कस्टम से भी इंटीग्रेटेड है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन कस्टम्स की आ रही होती हैं साथ साथ वो भी उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर कोई कंटेनर डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है। उसके बाद उसकी जो एग्जामिनेशंस कॉल हो रही होती हैं उसके लिए भी हम कंटेनर अरेंज करते हैं और उनको जो है वो उनके एग्जामिनेशन एरिया में प्लेस करते हैं। और अगर वो ग्रीन सिग्नल्स पर आ रहे हैं तो उसकी जो डिलीवरी है उसके लिए भी जो है कस्टम्स के जो सिस्टम्स हैं विबॉक और PSW उनके साथ ऑलरेडी हम इंटीग्रेटेड हैं, तो उनके जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कस्टमर्स को डिलीवरी होती है। इसी तरह एक्सपोर्ट रिसीवल के जो कंटेनर आ रहे होते हैं उसके ऊपर भी सारा प्रोसेस करके अगर कस्टम उसको अलाउ करता है और देन उसको जहाज़ पे हम लोड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो पूरी जो टीम बैठी हुई है वो इसके ऊपर ही काम कर रही होती है। 24/7 इसके ऊपर जो है हमारा काम चल रहा होता है, जिसमें हमारी क्रेन्स भी इसी हिसाब से डिप्लॉय करते हैं हम, जो यार्ड क्रेन्स हैं। और इसके अंदर जो यार्ड में अदर एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ स्कैनिंग हो रही होती है, जिसके लिए जो है स्कैनर्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं। वे ब्रिजेस हैं जिसके ऊपर कंटेनर्स के वेट हो रहे होते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो टर्मिनल के अंदर परफॉर्म होती है। AI बेस्ड चेकिंग का भी बताएं। AI बेस्ड चेकिंग जो है वो स्कैनर से बेसिकली लिंक है, जो कि स्कैनर जो है उसको चेक कर रहा होता है। सामने आपको स्कैनर नज़र भी आ रहा है, राइट हैंड वाला जो स्कैनर है। बाकी जो क्रेन्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं और जो हमारी अभी मैं आपको ले आके दिखाऊंगा जो QCs हैं, ये हमारी क्रेन्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं। और उसके ऊपर ऑपरेटर हमारा जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली उसको सर्व कर रही होती हैं कंटेनर्स को। तो ये यहाँ की ब्रीफिंग हो गई है। अब मैं आपको आपके क्रेन्स रूम में लेके चलता हूँ। मेरा नाम हमज़ा मसूद है और मैं हचिसन पोर्ट से मुझसे 10 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ऑपरेशंस को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। ये हमारा जब हमने जिक्र किया था कि वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रिमोट QCs, तो ये हमारे पास हैं। और अभी हमारे पास QCs लगी। द एडवांटेज वी हैव दैट कि प्रीवियसली या कन्वेंशनल ट्रेन्स में आपको ऑपरेटर को केबिन में बिठाना होता था, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इससे इनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि पहले जो थे वो ऑपरेटर्स दिस यूज्ड टू हैव अ बैक इश्यूज एंड ऑल दोस। सो अब एंड सेकेंडली दे हैव अ लॉट ऑफ कैमराज ओवर हियर, सो इनका जो विजुअल है वो ज़्यादा बेहतर हो गया एंड इट्स मोर सेफर राइट नाउ। वी कैन मूव ऑन टू द वेयर वी आर एक्चुअली वर्किंग। फेसलेस कस्टम वाला वो यहाँ बिल्डिंग नहीं है, दैट्स अनदर वन। सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑपरेशंस राइट नाउ। सो कोर हमारी जो हम कहते हैं ना वो इट्स लाइक वी आर यूजिंग द रिमोट QCs, रिमोट RTGs एज वेल, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं कोई यूज़ कर रहा सिवाय हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान। इवन द या सो यू कैन एक्चुअली सी he is actually lifting right now. लोडिंग एंड ऑफलोडिंग हो रही है। Yes, this is from the vessel right now. Discharge कर रहा है? Yeah, so he's just going to take out the discharging container from here. इसके पास already highlighted which one he needs to lift off. So he's going to bring it back to a certain height. Auto है? So this is a real time right now. Whatever he is doing is on the vessel. So why I mentioned that it's more safer, that you can actually see it's not only this view. He knows everything on the vessel. Because we do have some people working, which are called the stevedoring staff. So we need to ensure their safety as well. So that's why. So now they were going to bring it down to the yard side. सर, हमारे पोर्ट्स की जो कारकर्दगी है
के बारे में मुझे बताएं कि एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कितनी है कि हम यहाँ पर कंटेनर्स को कितनी देर रख सकते हैं और उसको डिसमिनेट करना, उसके ऊपर हमारी अभी तक कैपेसिटी क्या है? आई गेस कैपेसिटी रिलेटेड अभी इशू नहीं है। यहाँ पे जो हम अभी हैंडल कर रहे हैं दैट रिलेटेड द क्रेन कैपेसिटी, क्रेन हैंडलिंग। सो विद ऑटो मोड if we are talking about this, we can actually easily go for around 26-25 moves per crane per hour per QC. So हमारे पास फिलहाल 14 QCs हैं, expansions हैं KPT के साथ, already we are engaged in that. So later on we will increase that as well. But सर मुझे लगता है अगर हमारी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर है, हमारी क्रेन्स ज़्यादा हैं, तो हम Efficient ज़्यादा काम को हैंडल कर एट सकते ए हैं। टाइम एंटरटेन कर Yes. सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग कि हमारे पास क्रेन ज़्यादा हों, इक्विपमेंट ज़्यादा हों और हम कर दें। आपने भी एक बात की थी कैपेसिटी की एट द बैक एंड एज वेल, क्या हम उतना ले सकते हैं? येस, वी डू हैव दैट कैपेसिटी और दैट्स व्हाई वी आर वेरी लकी कि वी डोंट हैव अ वेसल ओवर देयर राइट नाउ, बिकॉज स्ट्रेट हमारे पास 4 वेसल्स थ्रू आउट होते हैं। सो फॉर दैट येस, क्रेन्स आपकी अगर स्मूथ चल रही हैं, यार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, वी कैन एक्टिव इट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू द रिमोट RTGC एरिया। ये हमारा सेकंड फेज़ में हमने किया था। हमारे पास 2 फेज़ चल रहे हैं यार्ड के, एक कन्वेंशनल है और एक रिमोट है। रिमोट में उसी तरह जैसा मैं कहा, ये लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, द ऑपरेटर इज़ नॉट सपोज टू बी सिटिंग ओवर देयर। वो AI हेल्प के साथ दे आर वर्किंग ऑन दैट, दे आर जस्ट गोइंग टू लिफ्ट द कंटेनर, इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी प्लेस, और फिर अगर कोई डिलीवरी आएगी दैट शफलिंग वुड बी डन ऑटोमेटिकली एंड द कंटेनर वुड बी सारा अवेलेबल। रोबोटिक काम हो रहा है वहाँ पर? You can say around 60% of the वो जो things we एफिशिएंसी इंक्रीज की जिसमें बंदे अनएम्प्लॉय किए और ये उसी तरह से हुआ है? नहीं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉय नहीं हुए, वी हैव ट्रेन दैम, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इवन फॉर दिस। हचिसन पोर्ट ने पहले स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्ट किया था बार्ज में। सो वी एक्चुअली मेड अ बार्ज विच वॉज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द कंटेनर्स, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी, तो हमने उनको सिखाया कि हाउ टू हैंडल दैट। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बहुत सारे दूसरे मुल्क में जाके अभी काम कर रहे हैं। इट्स ओके दैट। सो दीज आर द RTGCs, यस दीज आर द रबर टायर गैंट्रीज। बट इसके आगे हम एक चीज़ ऐड करते हैं विच इज़ रिमोट RTGCs या रिमोट कंट्रोल RTGCs। Conventional RTGCs में operator needs to go climb up the RTGC and stay over there for 3 hours. पुराना तरीका था। We do have that as well, because मैंने कहा कि we have 2 modes, conventional and remote. So we are moving towards that. So ये जो है we have around 22 of the remote RTGCs right now. And अगर हम देखें, इसने अभी एक बटन दबाया एंड द स्क्रीन इज़ गॉन यानी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। पहले एक ऑपरेटर एक काम कर रहा है, ही नीड्स टू लिफ्ट इट, प्लेस इट ऑन टू द कंटेनर या स्टैक, फिर वापस आएगा, फिर दूसरा काम करेगा। कोई को जॉब नहीं है था, ओके फाइन। सो वी विल शो यू दैट। इसके पास जॉब आएगी रैंडम किसी भी ट्रेन की। अब एक रैंडम जॉब आई है, आई गेस इट्स प्लेसमेंट, हाँ। So he needs to deliver that. So this container shuffling and bringing it to this location is already done automatically. Okay. So no time wasting for that. The only thing he needs to make sure is that he places this container properly onto the chases, and there's no locks, because we need to place it on the locks because it's a traffic rules outside. So that's it. So it has increased the efficiency. ठीक। और we do have one more thing for the yard surveillance system. YSS, Yard Surveillance Monitoring. अगर आप देखेंगे ये जो आपको रेड जोन नज़र आ रहा है, सो वी हैव दिस इफ एनीबडी इज आउट ऑफ देयर ट्रक्स, दिस इज मोर रिलेटेड टू द सेफ्टी सिक्योरिटी थिंग। सो दिस विल पॉप अप लाइक इट जस्ट पॉप अप राइट नाउ दैट द पर्सन इज आउट, अंदर गाड़ी में नहीं है। he is out of his truck. For what reason? You need to check it now. So now the patrolling vehicle would be going over there and they will ask them. So अगर इसको हम और एडवांस कर रहे हैं, दिस इज AI. सो इसी तरह कहीं भी कोई ड्राइवर उतरेगा, यहाँ देयर इज अ लॉन्ग स्टे ओवर देयर, दैट विल पॉप अप टू हिम दैट ओके ये लॉन्ग स्टे है। ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इट्स सेफ्टी एज वेल, यस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि अभी सारे पोर्ट्स का यही है कि वी डोंट वांट पीपल टू गेट आउट ऑफ द ट्रक्स इन यार्ड। दे कम, टेक देयर डिलीवरी और गिव एक्सपोर्ट एंड जस्ट लीव यार्ड।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर मौजूद हूँ और ये डीपेस्ट पोर्ट कहलाता है। ये पोर्ट हचिसन कंपनी ऑपरेट कर रही है और आप ये देख सकते हैं, ये जो इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाज़ है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर 20,000 के करीब कंटेनर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर ये जो आप मेरे साइड पर पानी देख रहे हैं, ये डीपेस्ट वाटर्स है, यहाँ पर डीपेस्ट वाटर्स, और यहाँ से इसके ज़रिए कंटेनर्स को ऑफलोड किया जाता है इस मशीनरी के ज़रिए, और उसके बाद ये मशीनरी जब इसे ऑफलोड कर लेती है फिर इसके स्कैनिंग का अमल होता है, जो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए नाज़रीन, मैं इस वक्त SAPT पर मौजूद हूँ और ये वो टर्मिनल है जो हचिसन पोर्ट की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है। बात ये है कि ये जो मेरे पीछे आप इस वक्त बहुत बड़ा एक जहाज़ देख रहे हैं, बताया ये गया है कि इसके ऊपर 20,000 के करीब कंटेनर्स होते हैं। मजीद मैं नहीं बताऊंगी, मेरे साथ डॉक्टर हुमैर मौजूद हैं, उनसे तफसील लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल लिमिटेड, जो कि कराची पोर्ट का सबसे डीपेस्ट कंटेनर टर्मिनल है और ये हचिसन पोर्ट जो है वो इसका कंटेनर ऑपरेटर है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ जो है इस वक्त आपकी जो ड्राफ्ट लेंथ है, ड्राफ्ट डेप्थ कह लें आप, तो वो 16 मीटर्स है। तो यहाँ दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप जो है वो बर्थ होने के इस पर कैपेबिलिटी है और SAPTL के पास इस वक्त 4 बर्थ्स हैं, जो कि 4 साइमल्टेनियस बड़े जहाज़ जो हैं वो बर्थिंग कैपेसिटी पे यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस पोर्ट पर कितने कंटेनर्स हैं? क्योंकि बेतहाशा कंटेनर्स तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आपके पास तो एग्जैक्ट नंबर होगा। अच्छा, एनालिटिक्स जो हैं वो कुछ कंटेनर जो होते हैं वो खाली भी आते हैं, कुछ जो हैं वो जाने वाले भी होते हैं और कुछ जो हैं वो ट्रांजिट में भी होते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितने एम्प्टी हैं, कितने भरे में हैं, कौन से डेस्टिनी के लिए हैं, कौन से ट्रांसशिपमेंट में आए हैं। और ये वाली रिपोर्ट जो है हम वो डेली जो है वो इशू करते हैं कि कितने मैट्रिक टनेज जो है वो KPD ने आज के दिन 24 आवर्स में हैंडल किया। और एक जहाज़, फॉर इंस्टेंस यही जहाज़ अगर मैं ले लूँ CMA CGM, तो 20,000 कंटेनर इस पर है, इसे ऑफलोड करने में कितना वक्त लगता है? मतलब सारे कंटेनर जो होते हैं ना वो डेस्टाइंड नहीं होते हैं कि कराची पोर्ट पे उतरेंगे। शिप्स का क्या सिनेरियो होता है कि कुछ कंटेनर उसने ऑफलोड करने होते हैं कराची पोर्ट पे, कुछ जाएगा वो हो सकता है जबल अली चला जाए, कुछ वहाँ से ऑफलोड करेगा, कुछ कराची पोर्ट से खाली कंटेनर आपका लोड करेगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और डिपेंड भी करता है कि कंटेनर में किस तरह का माल है और ये वाले सारे सर्कमस्टेंसेस भी आपको टेक एंड मेजर करने हैं। अमूमी तौर पर ये 20,000 कंटेनर वाला जो शिप है उसको ऑफलोड करने में कितना वक्त लगता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि कैपेसिटी क्या है। हम यहाँ पर ज़्यादा देर जहाज़ों को लंगर अंदाज तो नहीं किए रखते, और इनका इन एंड आउट जल्दी है या टाइम टेकिंग है? अच्छा, इनका इन एंड आउट जो है वो हम ये सिनेरियो करते हैं कि हमारा ड्वेल टाइम जो होता है ना वो कैलकुलेट होता है। ड्वेल टाइम ये होता है कि ड्वेल टाइम जब तक कंटेनर शिप आया, हमारी बर्थ हुआ और बर्थ से वो फारिग कब हुआ। तो ये ड्वेल टाइम जो है पोर्ट की परफॉर्मेंस में आपका एक मेजर फैक्टर है। अभी हमने देखा होगा कि CPPI इंडेक्स रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक ने शाया करी है, उस पर कराची पोर्ट 69 नंबर पर रैंक पे आ गया है। तो वो सब चीज़ जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो है ही इस पे ड्वेल टाइम पे। तो जितना जल्दी हम लोग इसको ऑफलोड करेंगे या अपलोड करेंगे तो ये वाली सब चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स में काउंट कर रही होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को यहाँ पर ये शिप पहुँचा है और अभी रिबन कटिंग सेरेमनी हुई है, जिसके बाद ये गाड़ियों को ऑफलोड किया जाएगा और ये गाड़ियाँ आखिर पाकिस्तान पहुँच गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ कमर्शियल मैनेजर KGTL मौजूद हैं, कमाल साहब इनका नाम है, और मैं इन्हीं से जानूंगी कितनी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान पहुंची हैं। सर बताइए। 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं जो शंघाई से आई है, 17 से 20 दिन में कराची पहुंची हैं और अभी दिन 2 बजे तकरीबन इनका डिस्चार्ज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कल इसी टाइम इंशाल्लाह ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये तमाम व्हीकल्स कराची पाकिस्तान के लिए हैं। और चाइना से इस तरह के मजीद कितने शिपमेंट्स पाकिस्तान पहुंच रहे हैं? जो BYD ने हमें बताया एक शिप और पीछे है जो 17 और 18 को वहाँ से सेल होगा, जो नेक्स्ट मंथ टेंटेटिव इन्हीं डेट्स में कराची आ रहा है। ठीक है, ये तो है चाइना से आने वाला शिपमेंट जिसमें कि 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा कौन कौन से शिपमेंट्स हैं जो अभी कराची पोर्ट पर पहुँच रहे हैं?
की बात करते हैं तो ये रेगुलर बेसिस है, हमारे पास कमर्शियल व्हीकल्स भी आ रही होती है। इनफैक्ट एक वेसल एक दिन के बाद 19 को भी बर्थ हो रहा है, तो 400+ व्हीकल्स लेके आ रहा है, तो ये रेगुलर फिनोमेना है। ये एक एक्सेप्शनल वेसल है क्योंकि पहली दफ़ा कोई शिप एक ब्रांड को लेकर कराची आया है और वो तमाम व्हीकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये एक नई चीज़ है। इससे हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कितनी बेहतर हो रही हैं? इम्पोर्ट बेहतर होंगी। दूसरा, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक नया एज होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज़ कर रहे होंगे, जो फ्यूल के चार्जेस बढ़ तो फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी। मेरा ख्याल है अब ये गाड़ियों ने नीचे आना है और हमें रास्ता छोड़ना चाहिए। आइए नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियर एडमिरल कराची पोर्ट टर्मिनल शाहिद अहमद साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कराची पोर्ट को बेहतर किया जा रहा है और यहाँ पे शिप्स का इन्फ्लक्स कैसा है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें ये पोर्ट क्या रोल प्ले कर रहा है और आने वाले मुस्तकबिल में जो ममालिक हैं दीगर जो पाकिस्तान को एक रोशन सितारा नज़र आता है, जिन्हें पाकिस्तान या यहाँ से वो अपना मुस्तकबिल देखते हैं शिपिंग का, पोर्ट्स का, ट्रांसशिपमेंट का, उस पर इनका क्या कहना है सर? जी मैडम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का। और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हसन साबिर साहब जो हमारी मैरीटाइम कमेटी के नेशनल कमेटी जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी है उनके मेंबर भी हैं और आज ये हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और आपके साथ भी अच्छा मौका मिल गया कि हम आपको ये रोरो शिप दिखा रहे हैं। जो आपने बात की कि कराची पोर्ट किस तरह रोल प्ले कर रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कराची पोर्ट है जो अभी फिजिकल ईयर हमारा ख़त्म हुआ 30 जून को, हमने अपनी 138 साल की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है। हमने अपनी 38 साल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हमने कंटेनर्स हैंडल किए और अपने शिप 2115 शिप्स हैंडल किए। और आज जिस शिप पे आप खड़ी हैं जो रोरो शिप कहलाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2006 के करीब ईवी व्हीकल लेके आया, तो ये भी पहला शिप है अपनी इस नौइयत का। तो आप देख सकती हैं स्टैटिस्टिक्स से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि पोर्ट एक तरह का आप समझ लें कि पैमाना है मुल्क की तरक्की को जांचने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम पोर्ट्स इस पैमाने पे पूरी उतर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट पाकिस्तान की मईशत का 60% तकरीबन कार्गो जो है वो कराची पोर्ट हैंडल कर रहा है इस वक्त। सर, कौन से वो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इसमें हमारी मुआवनत कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास मुआवनत को आप इस तरह देखें कि हमने तो फैसिलिटेटर हैं सारी दुनिया में सामान पहुंचाने के, तो हमारा जो कराची पोर्ट से सामान तो सारी दुनिया में जाता है, तो इसलिए किसी स्पेसिफिक एरियाज़ का अगर हम कहें तो स्पेसिफिक एरिया मसलन जो हमारा अमेरिका में हमारा बहुत कार्गो जाता है, यूरोप में बहुत जाता है, हमारा आपका पास मिडिल ईस्ट हमारे पास जो है वहाँ पे हमारा पाकिस्तान का कार्गो जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन बाकी दुनिया में भी कराची पोर्ट जो शिपिंग लाइन्स है वो यहाँ से सामान उठाती है, दुनिया में हर जगह पहुँचाती है। ठीक है, ये तो कहा जाता है कि 85% से ज़ायद दुनिया के जो ममालिक हैं उनके लिए एक कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान से होता हुआ जो रास्ता है, ये जो पोर्ट सिस्टम है हमारा, तो इसमें ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त कराची पोर्ट पर हैं। ऐसे में हम अपनी मोबिलिटी को, कंटेनर्स की ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, इस वक्त तमाम एज ए नेशनल आप समझे ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इस काम में मुलविस हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेंबर नेशनल असम्बली भी इस वक्त हमारे पास खड़े हुए हैं और इसी काम के लिए आए हैं। तो हमारी जो इस वक्त कनेक्टिविटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई लिहाज से बहुत मुनफरिद मुकाम अता किया है, जो कि दुनिया के लिए ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट हब दोनों है। हमारी कनेक्टिविटी चाइना के साथ है, हमारी सेंट्रल एशिया के साथ है, हमारे यूरोप के साथ है और हम सेंट्रल एशिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए तो हम गेट में है बेसिकली। अब हमारे पास पहले हमारी डिपेंडेंस थी कि हम सिर्फ सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के थ्रू जा सकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीनों की मेहनत से पाकिस्तान ये कार्गो अब चाइना और ईरान के थ्रू भी हमने मुतअद्दिद रास्ते अडॉप्ट करनी है और TIR कन्वेंशन जो कि इस सारे काम को रेगुलेट करता है वो अडॉप्ट करके हम सेंट्रल एशिया और बाकी कंट्रीज़ में सामान पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी
और जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो TIA मॉड्यूल में रजिस्टर्ड हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, आपने सर का जिक्र किया, मैं सर को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान को एज अ ट्रांजिट हब हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए लाहा अमल क्या इख्तियार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की जो 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, गवादर पोर्ट है और बिन कासिम पोर्ट है। हम तीनों को रीएक्टिव करने जा रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट तो ऑलरेडी से एक्टिव है, बट उसकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको मजीद बड़ा कैपेसिटी है। यहाँ पर चेयरमैन साहब मौजूद हैं और इनकी जो माहिराना सलाहियतें इस वक्त मौजूद हैं वो नज़र आ रही है इस वक्त। देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका जंग के बाद जो सूरत हाल इस खलीज के एरिया के अंदर हुई, रिकॉर्ड के ऊपर है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स ने कार्गो हैंडलिंग के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया और अपना ही रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। आदाद शुमार जो है वो चेयरमैन साहब ने आपको बताएं। ये हम और उस कैपेसिटी के साथ पाकिस्तान को एक रीबिल्ड और रीशेप करने जा रहे हैं। पोर्ट्स के जरिए दुनिया के अंदर कारोबार फैलता है। पाकिस्तान ने अपनी एक नई सिमत जो है वो ड्राइव कर ली है, रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। हम कवानीन में भी तरमीम लेके आ रहे हैं, बिजनेसमैन को भी हम रिलीफ देने जा रहे हैं, हम पोर्ट्स के अंदर भी लोगों को जो है फैसिलिटेट करने जा रहे हैं और बहुत सारी तब्दीलियां बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में एक कराची पोर्ट ट्रस्ट के जरिए आप देखिएगा कि यहाँ पे सड़कों की भी बेहतरी होगी इस शहर के जरिए, इस शहर के अंदर बेहतर होगा। चेयरमैन साहब के प्रपोजल के तहत यहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन उसको क्लियर करने के लिए हम नया पार्किंग स्पेस बना रहे हैं, यहाँ पे डिजिटलाइज करने जा रहे हैं ट्रकिंग और कंटेनर सिस्टम को। तो बहुत सारी काम है बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका विजन है वो एग्जीक्यूट हो सके। मेरा एक सवाल है सर, अगर आप मुनासिब समझें तो जवाब दीजिएगा। ये जो शिप्स की रीसाइक्लिंग की बात मैं सुन रही हूँ, उसका क्या मामला है, वो किस तरह से होगा? जहाज़ों को इन बड़े बड़े रिसाइकिल किस तरह किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उसके लिए क्या कोई अलग से जगह है? जी, देखिए, बेसिकली रीसाइक्लिंग पाकिस्तान में पहले भी होती थी। यानी जो गिडानी शिपयार्ड है बेसिकली वो पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड, वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वहाँ पर थी। अब उसको हांगकांग कन्वेंशन के थ्रू मॉडर्नाइज किया जा रहा है और उसमें ये होगा कि शिप, दुनिया के जो बड़े बड़े शिप जो अब स्क्रैप होने वाले हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और उसको स्क्रैप करने के बाद उनका स्टील है वो यूज़ होगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर के अंडर मिस्टर जुनैद अनवार चौधरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी सरबराही में कमिटीज़ ने काम किया और इस सारे सिलसिले को, यानी वो जो यार्ड्स को हमने हांगकांग कन्वेंशन के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना तो हमने कन्वर्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो गिडानी का खोया हुआ मकाम था वो इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगा और पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा फिर शिप ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री में अपना नाम दोबारा पैदा करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया में अपने पहली जो हमारी पोजीशन थी उसमें दोबारा वापस आएंगे। क्या हम ये सर्विस दीगर ममालिक को भी फराहम करेंगे? डेफिनेटली ये ज़्यादा सर्विस है ही दूसरे ममालिक के लिए, क्योंकि यूरोपियन और बाकी कंट्रीज़ के जो बड़े शिप्स हैं अब उनकी एजेस ऐसी हो चुकी है जिन्होंने अगले 2030 तक एक बहुत बड़ी तादाद है शिपिंग लाइंस की जिन्होंने वो जहाज स्क्रैप करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी दुनिया के बाकी ममालिक के लिए कि वो यहाँ पे लाके अपने जहाज को स्क्रैप करें। यहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत जनरेट होगी। और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है शिप इंडस्ट्री में, रिसाइकलिंग में, तो हमारे जो मजदूर हैं उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा और सिर्फ ना लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि आपके अंदर मुल्क में जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम में आपको इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री जहाँ पे भी बनती है वो बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइन बात है कि हम दोबारा से अपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को हम रीजनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शाहिद अहमद साहब। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद अहमद साहब जो कि चेयरमैन हैं वो मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नए शिप यार्ड्स और जो हमारा पुराना सर, नए शिपयार्ड्स जो बनने जा रहे हैं उस हवाले से भी बताइएगा, कितने शिपयार्ड्स हैं जो अभी प्रोसेसिंग में हैं? देखिए, जो अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि गडानी का जो शिप ब्रेकिंग यूनिट है उसको हम एनहांस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं और कराची में या सिंध के किसी और एरिया के अंदर भी शिप ब्रेकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक शिप ब्रेकिंग का नया यार्ड बनेगा और उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है।
मैसिव डेवलपमेंट हो रही है, पोर्ट्स के हवाले से मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो शिप ब्रेकिंग है ये दुनिया में हर मुल्क के अंदर नहीं हो रही थी। तो आप अगर देखेंगे तो ये चंद ममालिक में, और पाकिस्तान आज से कुछ अर्से पहले तक दुनिया के चंद मुल्कों में भी सरे फहरिस्त था कि जो जहाँ शिप ब्रेकिंग जो होती थी जिस स्टैंडर्ड पर होती थी, इंशाल्लाह ताला विल मीट दैट स्टैंडर्ड इन फ्यू मंथ्स और इन अ ईयर और टू। तो हम जो दूसरा जो शिप ब्रेकिंग बनाने जा रहे हैं वो भी इसी गडानी और कराची बेस एरिया के अंदर ही बनेगा, क्योंकि समंदर की डेप्थ के हिसाब से जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं उस हिसाब से उसका तयन किया जाता है। क्योंकि शिप सिर्फ वही नहीं है जो इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स आते हैं जिनको जो है वो शिप। एक बात बताइए, 99 से 69 पर जो हम अपनी रैंकिंग को लेकर आए हैं उसके लिए क्या किया था? देखिए उसके लिए तो सबसे आई थिंक उसका जवाब मैं ज़्यादा बेहतर दे सकूंगा क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। देखिए जो ये वर्ल्ड रैंकिंग है ये वर्ल्ड बैंक इशू करता है और इसमें तकरीबन इस साल जो उन्होंने असेसमेंट की थी वो 410 करोड़ की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान केपीटी इस वक्त जो हमारी पुरानी पोजीशन थी 2024 की वो थी 99 और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने दुनिया की 30 बड़ी पोर्ट्स को हमने पीछे छोड़ा और हम अब 69 पोजीशन पे आ गए। बेसिकली जो काम हमने किए वो हमारी वर्क फोर्स ने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स ने उस एफिशिएंसी को बढ़ाया और हमने ज़ीरो वेटिंग टाइम किया, यानी जब शिप आता है तो हम उसको वेट नहीं करने देते, कंटेनर शिप को अपने पायलट भेज के उसको फ़ौरन हम डॉक कराते हैं। और इसी तरह जिस पर से सामान उतरना होता है उसकी एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज़ किया। और इसी तरह जब शिप में वापस जाना है तो हर स्टेज पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको बड़ी बारीक बीनी से हमने देखा, हमारी टीम ने बैठ के उसको एनालिसिस किया, उसके बाद हमने वो मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जहाँ पे भी टाइम को सेव किया जा सकता है, क्योंकि मैरीटाइम इंडस्ट्री में टाइम इज़ अ मनी। तो अब हम मज़ीद इस्तेलाहात कर रहे हैं ताकि ये रैंकिंग हम मज़ीद आगे लेके जाएं और हम दुनिया की पहली 10 पोर्टों में इंशाल्लाह शामिल हों। इंशाल्लाह सर। हमारा ये जो पोर्ट एंड शिपमेंट का सेटअप है हमारी मुल्की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेगा और किस तरह ये नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करेगा और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का भी और ये पोर्ट का भी उसको भी हम मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में बेहतर होता देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।